सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं 3D के अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना? ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना? मतलब 3D में हम दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? किसमें बोलो? 3D में। 3 डायमेंशन में दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया 3D में लाइन जो है वो वेक्टर पर डिपेंड है। मतलब 3D में लाइन अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, वो सब कुछ वेक्टर की हेल्प से करती है। तो जैसे मान लिया मैंने एक लाइन है r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन है a2 प्लस म्यू b2। ये दो लाइन्स है मान लो, है ना? 3D में पहली लाइन क्या है बोलो? पहली लाइन है, ये मान लो हमारी पहली लाइन है, और ये मान लो हमारी दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन बोलो a1 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और b1 वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन देखो जो है ये a2 पॉइंट से पास हो रही है और b2 वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो दो लाइंस है, देखो एक लाइन बोलो ये है और एक लाइन देखो ये है, ऐसे, है ना? तो अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। देखो ध्यान दो, हम एक काम करें, अगर b1 वेक्टर जो कि पहली लाइन के पैरेलल है और b2 वेक्टर जो दूसरी लाइन के पैरेलल है, अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लें तो हमें लाइंस के बीच का एंगल मिल जाएगा। बताओ, तो हमें अगर फर्स्ट और सेकंड लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करें कि उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लें। यानी हम b1 वेक्टर और b2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं। अगर हम b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लें तो यही हो जाएगा दो लाइंस के बीच का एंगल, क्योंकि पहली लाइन b1 के पैरेलल है और दूसरी लाइन बोलो b2 के पैरेलल है। बात समझे? तो मैंने क्या कहा कि लाइन हमेशा वेक्टर पर डिपेंड करती है। देखो ध्यान दो, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए? मैंने बताया था cos थीटा। cos थीटा क्या होता बोलो? ये होता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। इससे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने फार्मूला पढ़ा था ये, तो वही देखो यहाँ पर भी है। अगर b1 b2 के बीच का एंगल निकालना है तो क्या होगा? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और अपॉन b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। तो इससे हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। इससे हमें b1 और b2 दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दो लाइनें दी हैं तो कोई नई चीज नहीं है, ये फार्मूला हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला समझो। देखो अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल लाइन इस फॉर्म में है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। मान लो लाइन इस फॉर्म में है ना? ये फर्स्ट लाइन है, और मान लो सेकेंड लाइन ये है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। मान लो सेकेंड लाइन ये है। अब देखो, जैसे ये a1 b1 c1 जो है ये पहली लाइन के dr हैं, तो इससे हमें पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर हम b1 वेक्टर निकालें, b1 मतलब पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो देखो ये इसके dr हैं, तो क्या होगा? a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, है ना? तो भाई ये जो नीचे होते हैं a1 b1 c1 ये लाइन के dr होते हैं, और dr क्या बताते हैं? पैरेलल वेक्टर को बताते हैं। तो देखो ये वही b1 वेक्टर मिल गया, पैरेलल वेक्टर, हमेशा ध्यान रखो। और देखो ये है इसके dr, तो इससे क्या मिलेगा? सेकेंड के पैरेलल वेक्टर। तो मान लो b2 वेक्टर है, तो b2 वेक्टर क्या होगा बोलो?
A2i B2j और C2k। तो इससे क्या देखो हमें मिला B1 B2 मतलब लाइंस के पैरेलल वेक्टर मिल गए। dr मालूम होने से हमें लाइन के पैरेलल वेक्टर हमेशा मिल जाएंगे। अब हम ये B1 B2 की वैल्यू यहां रख दें तो हमें फिर से देखो cos थीटा का फार्मूला मिल जाएगा। देखो B1 डॉट B2 करोगे तो क्या होगा बोलो, ये हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2। समझो ध्यान से, ठीक है। B1 डॉट B2 है ना, B1 डॉट B2 तो क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो A1 इंटू A2 प्लस B1 B2। अच्छा नीचे इनका मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर। देखो इस वेक्टर का मॉडुलस C1 स्क्वायर और इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। तो देखो इस फार्मूले से भी हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं अगर हमें उनके dr मालूम हो तो, है ना। A1 B1 C1 देखो पहली लाइन जो है ना, पहली लाइन उसके dr क्या है A1 B1 C1 और देखो जो दूसरी लाइन है सेकेंड लाइन इसके dr क्या है, इसके dr है A2 B2 और C2। तो इससे हमें लाइंस के बीच का एंगल मिल जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, मैंने बताया था लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल होंगे, जैसे वेक्टर के बीच में अकेला एंगल होता है। ये बात मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं, बेटा ध्यान रखना। वेक्टर के बीच में दो एंगल नहीं होंगे। मान लो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है तो इनके बीच का एंगल केवल ये माना जाएगा, जहां से वेक्टर काटते हैं वहां से दोनों वेक्टर दूर जाएंगे तो वो होगा वेक्टर के बीच का एंगल। लेकिन देखो लाइंस के बीच का एंगल ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही सही है। दो लाइंस के बीच के दो एंगल हमेशा होते हैं, ध्यान रखो, 2D में भी और 3D में भी। तो लाइंस के बीच का एंगल ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों मान सकते हैं। अगर एक मिल गया तो दूसरा 180 माइनस थीटा से मिल जाएगा, है ना। जैसे अगर एक एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि एक एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा और एक एंगल 90 से बड़ा होगा। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लाइन का एक क्वेश्चन मालूम है तो इससे करें, और अगर हमें लाइंस के dr मालूम है तो इससे करें, या एक काम कर सकते हैं कि dr से आप वेक्टर बना लो वापस, फिर आप उसी फार्मूले को लगा दो, क्योंकि इससे करना ज्यादा इजी है। क्योंकि भाई dr में i jk से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको वेक्टर ही तो मिलेंगे, पैरेलल वेक्टर। मतलब जैसे देखो a1 b1 c1 मालूम है तो i jk से मल्टीप्लाई किया तो b1 वेक्टर मिल जाएगा, A2 B2 C2 मालूम है, i jk से मल्टीप्लाई किया तो B2 वेक्टर मिल जाएगा, और B1 B2 वेक्टर मालूम है तो मतलब यही आपके पैरेलल वेक्टर हैं। और पैरेलल वेक्टर हैं तो आप फिर यही फार्मूला यूज कर सकते हो। तो हमेशा दिमाग में ये बात रखो कि ये जो ऊपर होता है ये पॉइंट होता है, पॉइंट हमेशा यहाँ आता है, और जो नीचे होता है वो dr होता है, dr हमेशा यहाँ आता है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है। ये जो होता है ये पॉइंट होता है, पॉइंट देखो ये होता है, और जो नीचे होता है उससे मिलता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हमेशा यहाँ पर आता है। लिखो इसको ध्यान से। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव धरती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है हमरा, तेरे कोई अपना तो है। देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मान लो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो थीटा हो जाएगा 90 और cos 90 कितना होता है 0, समझो। तो यहां 0 पुट कर दो, थीटा को 90 कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, तो हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखो। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, A1 B1 C1 क्या है बोलो, एक लाइन के DR। जैसे ये पहली लाइन है, इसके DR है A1 B1 C1, और ये दूसरी लाइन है, इसके DR है A2 B2 C2। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके DR का प्रोडक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमेशा 0 होगा, ध्यान दो। अच्छा, एक बात और समझो, देखो इसी में जैसे cos थीटा ये है, इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो मतलब LMN में भी चेंज कर सकते हैं। दो कैसे, देखो LMN क्या होता है, L होता है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M होता है B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही तो होता है ना। और N होता है C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखो जैसे इसको अलग अलग करो तो cos थीटा क्या होगा, A1 A2 अपॉन दिस A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, है ना, प्लस। देखो समझो, अलग अलग करो, प्लस क्या होगा बोलो, B1 B2 अपॉन दिस और ऐसे करके होगा, देखो C1 C2 बाई, देखो जैसे ये A1 अपॉन दिस जो है ना, ये हो जाएगा उसका DC L1, और ये हो जाएगा देखो L2। तो cos थीटा का देखो यही फार्मूला ऐसे भी हो जाएगा, L1 L2 और प्लस देखो ये हो गया M1, ये हो गया M2, M1 M2 प्लस N1 N2। अब ये L1 N1 क्या है, ये DC है, मतलब इसी के DR A1 B1 C1 है, और L1 M1 N1 इसी के DC है, इसी के DR A2 B2 C2 है, L2 M2 N2 ये इसी के DC हैं, DC लाइन के। अब समझे, तो मतलब cos थीटा का फार्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। मतलब ये फार्मूला देखो DC में आ गया, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में आ गया, आसान है। A1 अपॉन दिस को L1 कह सकते हैं, A2 अपॉन दिस को L2 कह सकते हैं, मतलब पहली लाइन के DC और दूसरी लाइन के DC। अच्छा, अब देखो अगर हम इसमें थीटा को 90 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो यहां से कंडीशन क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो DR के प्रोडक्ट का सम भी 0 होता है और DC के प्रोडक्ट का सम भी 0 होता है। और हाँ, एक DR और एक DC कर दे तब भी प्रोडक्ट का सम 0 होगा। जैसे मान लो ऐसे कर दें, A1 B1 C1 और ले लें L2 M2 और N2 और बीच में प्लस कर दें, तब भी सम 0 होगा, ध्यान रखना। मतलब एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लिया और दूसरी का डायरेक्शन कोसाइन ले लिया, ठीक है, और दोनों के DR और दोनों के DC भी ले सकते हैं। तो ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है जो बहुत काम आती है, ध्यान रखना, बहुत काम आती है। और अदरवाइज वेक्टर के टर्म में करें तो लाइंस परपेंडिकुलर होने का मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0, ऐसा भी कह सकते हैं भाई। अगर इसमें थीटा को 90 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी कंडीशन सही है कि भाई अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो देखो सब कुछ बेटा है वेक्टर से ही कनेक्टेड। यहां पर लिखो जल्दी से,
ठीक है, देखो जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले देखो एक बात और समझ लो, अगर लाइन पैरेलल है तब क्या होगा। ये तो हो गई लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। अब देखो अगर मान लो लाइंस पैरेलल हैं, देखो पैरेलल लाइंस, मान लो एक लाइन का एक क्वेश्चन ये है, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन का एक क्वेश्चन देखो ये है, r बराबर a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, अब देखो ये अगर आपस में पैरेलल हैं, जैसे b1 वेक्टर कुछ ऐसा रहा होगा और b2 वेक्टर कुछ ऐसे रहा होगा, क्योंकि b2 इस लाइन के पैरेलल है और b1 इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b1 एंड b2 भी क्या होंगे, बोलो पैरेलल होंगे। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो मैंने क्या बताया था कि एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं कि कोलिनियर है। भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं मतलब कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में हमेशा ही लिख सकते हैं। बात समझे ना? तो ये कंडीशन हो गई दो लाइंस के पैरेलल होने की। ठीक है, या देखो इसको अगर हम उसमें चेंज करें, जैसे कि मान लो कि ये हमारी पहली लाइन है और इसका dr दिया गया है a1 b1 c1, और दूसरी लाइन का dr दिया गया है a2 b2 c2। तो इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा b1, देखो वो क्या होगा, वो होगा a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप। और इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा b2, a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। अब ये वैल्यूज यहां रखो, v1 वेक्टर बराबर m टाइम b2 वेक्टर। तो देखो b1 वेक्टर ये है a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप बराबर m इंटू, देखो b2 वेक्टर ये है a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। अब देखो i j k के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, तो अगर हम i का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो क्या होगा, a1 बराबर m a2, और j का कंपेयर करें तो क्या होगा, b1 बराबर m b2, और k का कंपेयर करें तो क्या होगा, c1 बराबर m c2। देखो यहां से m क्या मिला, a1 बाई a2, यहां से m क्या मिला, b1 बाई b2, यहां से m क्या मिला, c1 बाई c2। अब इन तीनों को आपस में इक्वल कर दो, तो यहां से क्या मिला, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो ये देखो दो लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन है। एक का dr a1 b1 c1 है, एक का dr a2 b2 c2 है। और मैंने बताया था मैथ्स में किसी भी फार्मूले में dr की जगह हम dc लिख सकते हैं, किसी भी फार्मूले में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के किसी भी फार्मूले में आप dr की जगह पर dc लिख सकते हो हमेशा। abc की जगह हमेशा क्या ला सकते हो, बोलो lmn हमेशा ला सकते हो मैथ्स के किसी भी फार्मूले में। तो वही देखो यहाँ पर आ गया। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले, है ना। देखो ध्यान देना, जैसे दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो dr बराबर नहीं है, उनके कोफिशिएंट का रेशो बराबर है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो dr बराबर होंगे, ना बराबर नहीं है, उनका रेशो बराबर है। ध्यान रखो, देखो ऐसा कंफ्यूजन आखिर क्यों होता है, देखो समझते हैं इस बात को जरा ध्यान से।
देखो जैसे मान लो एक लाइन है, इसका एक क्वेश्चन है x माइनस 1/3 y माइनस 2/4 z अपॉन -5, इसका एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लाइन है। एक लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन मान लो किसी पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट मान लो है 2 3 -1 और हमें इसका इक्वेशन मालूम करना है। बस समझे? तो अब देखो जैसे ये इसका dr है, इसका dr क्या है, मतलब 3 4 -1, ये क्या हो गया a1 b1 c1, और इसका जो dr है वो मान लो a2 b2 और c2 है, मान लिया। तो अब देखो क्या होगा कि दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ऐसे होगा। a1 है 3 और a2 नहीं मालूम, b1 है 4 b2 नहीं मालूम, c1 है -1 c2 नहीं मालूम। अब देखो इसका इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन क्या होगा बोलो, पॉइंट मालूम है x माइनस 2/a2, ये पॉइंट हो गया y माइनस 3/b2 और ये पॉइंट हो गया z प्लस 1/c2, है ना। ये हो गया पॉइंट 2 3 और -1, और ये a2 b2 c2 देखो नीचे आ गया। अब देखो इसको जैसे अगर हम मान लो k ले लें तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/k, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/k, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/k। तो ये a2 b2 c2 देखो यहाँ रख दिया जाए तो क्या बच्चों हो गया x माइनस 2/a2, a2 का मतलब 3/k और y माइनस 3/b2, b2 का मतलब क्या बोलोगे 4/k और z प्लस 1/c2 तो -1/k। अब k हर तरफ से हटा दो, कांस्टेंट को हटा सकते हैं, तो क्या हुआ x माइनस 2/3 y माइनस 3/4 और z प्लस 1/1। तो देखो क्या हुआ कि जैसे इसमें भी नीचे वही था और यहाँ भी नीचे वही आया, तो मतलब अगर हमें एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हम dr को सेम ले सकते हैं। अगर हमें एक लाइन गिवन है और उस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम dr को सेम ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो dr सेम होंगे, गलत हो जाएगा, है ना। इक्वेशन निकालते समय ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल है, एक लाइन मालूम है, उसका dr मालूम है, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो dr को सेम ले सकते हैं इक्वेशन को निकालते समय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि dr बराबर कर दोगे हर जगह, जैसे कि मान लो क्यों ले सकते, क्योंकि देखो वो k अपने आप ही कैंसिल हो गया ना, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, देखो जैसे इसको लिखो जरा, पहले इसको लिखो, देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए इफ dr of two lines are 3 to 4 and 1 k और m, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, dr of two parallel lines are this, find k and m, k और m की वैल्यू चाहिए, समझो। तो अगर तुमने सोचा कि यार dr दोनों के इक्वल हैं, इक्वल कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब देखो 3 तो 1 के बराबर है ही नहीं, तो तुम k को 2 और m को 4 ले दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो ये नहीं कि dr को बराबर कर दिया ना। देखो ध्यान दो, क्या करना है, रेशियो को बराबर करना है, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो हमें क्या करना है, हमें करना है 3/1 बराबर 2/k बराबर 4/m। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, हमें उनके dr के रेशियो को बराबर करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो a1/a2
b1 बाई b2 c1। अब देखो यहां से इन दोनों को ले ले, तो 3 बराबर 2 बाई के, तो k बराबर क्या हो गया 2 बाई 3, और इन दोनों को ले ले तो 3 बराबर 4 बाई m, तो m बराबर क्या हो गया बोलो 4 बाई 3। तो देखो ये k और ये m आ गया, है ना। तो ऐसे करना है। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते समय आप dr को सेम ले सकते हैं, या यही चीज देखो वेक्टर में भी है। वेक्टर में भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते समय पैरेलल वेक्टर को सेम ले सकते हैं। जबकि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो फिर उनमें कंडीशन ये होती है a बराबर m इंटू बी, इसका मतलब थोड़ी a बराबर b हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक लाइन दी है उसके पैरेलल लाइन निकालना है तो आप पैरेलल वेक्टर को बराबर रख सकते हैं। हाँ, पॉइंट तो मालूम ही होना चाहिए, पॉइंट के बिना लाइन थोड़ी निकलेगी। लेकिन जो पैरेलल वेक्टर होता है, जैसे देखो ये पैरेलल वेक्टर क्या हो गया 3i 4j माइनस के, इसको आप बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते समय आप पैरेलल वेक्टर को बराबर कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन निकालते समय। अदरवाइज कंडीशन ये है दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ये, जैसे यहां पर देखो अगर ये सवाल हो गया तो आपको फिर कोफिशिएंट का रेशियो बराबर करना है, उनको आपस में बराबर कर दिया तो गलत हो जाएगा। समझो बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, बच्चे मतलब इसमें अक्सर गलती करते हैं, तो ये आप गलती कभी भी लाइफ में नहीं करेंगे, लिखो ध्यान से। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तू है। ओ सुख है एक छाँव धरती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। देखो समझो, मान लो ये क्वेश्चन है, हमसे कहा गया कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए। और मान लो एक लाइन ये है ठीक है, और एक लाइन ये है। इनके बीच का एंगल देखो, एक लाइन दी है कार्टेशियन में, एक दी है वेक्टर में। तो वेक्टर की फॉर्म में सवाल को करना आसान है कि दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो आप क्या करोगे पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो, है ना। अब देखो जैसे ये तो हो गया इसका पैरेलल वेक्टर r बराबर a प्लस m इंटू बी, तो ये b1 वेक्टर हो गया मान लो। अब इस लाइन को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मैंने बताया x y z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। x y z देखो ये तो ठीक लिखा है, x माइनस 1/3 ये भी ठीक लिखा है, y/4 यहां पर देखो 2 से डिवाइड कर दो तो z माइनस हाफ डिवाइड बाई 3/2। तो देखो ये हो गया, इससे मिलेगा हमको पैरेलल वेक्टर। तो मान लो b2 वेक्टर क्या हो गया 3i कैप 4j कैप और 3/2 k कैप। देखो ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर, है ना। और ये है b1 वेक्टर। तो अब आपको बीच का एंगल चाहिए तो क्या होगा cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 और मॉड b2, बस समझे। तो देखो b1 डॉट b2 करो तो क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, 1 इंटू 4 यानी कि 4, -3 इंटू दिस तो माइनस का 9/2, ठीक है ना। बोलो
डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू 2, 4 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू दिस अपॉन मॉड ऑफ b1 क्या होगा, मॉड ऑफ b1 क्या होगा, अंडर रूट, है ना, वेक्टर का मॉडुलस। बोलो वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं भाई, b1 वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालोगे, अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट y j का कोफिशिएंट कितना 1 उसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना -3 उसका स्क्वायर 9, और इसका भी तो अंडर रूट i का कोफिशिएंट स्क्वायर 9, j का कोफिशिएंट स्क्वायर 16 और k का कोफिशिएंट स्क्वायर 9/4। तो इससे हमको मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, है ना भाई। किसी भी वेक्टर का कोई वेक्टर अगर हमको दिया जाए xi yj और zk, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सब बता चुका हूँ बेटा मैं, वेक्टर में पढ़ने को बार बार इसलिए कह रहा हूँ, वेक्टर में सब बता चुका हूँ, एक एक बात ध्यान से बता चुका हूँ कि कैसे हम क्या चीजें निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए तो अच्छा होगा कि वेक्टर फॉर्म से निकालो, ठीक है। हमेशा आई जे के से आपको पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, और पैरेलल वेक्टर मिलते ही आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। हमेशा ध्यान रखो, लिखो जल्दी से। और देखो आप इसी को कार्टेशियन से भी कर सकते थे, हालांकि करना नहीं कार्टेशियन से, करना हमेशा ऐसे ही वेक्टर फॉर्म से करना, लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए हमेशा। देखो कार्टेशियन से करते तो क्या होता, देखो जैसे कि ये है इसका ABC, देखो ध्यान दो, इसका DR क्या होगा, A1 हो गया 2, B1 हो गया 1 और C1 क्या हो गया -3। तो ये इसका DR हो गया, और इसका DR देखो, A2 कितना हो गया 3 और B2 कितना हो गया 4 और C2 कितना हो गया 3/2। इसका DR देखो ये हो गया, और ये इसका DR हो गया, है ना, पैरेलल वेक्टर का DR। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 और अपॉन बोलो अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। इससे भी निकल आएगा cos थीटा, बात समझे। क्या हो गया देखो cos थीटा, A1A2 यानी कि 6, B1B2 यानी कि 4 और माइनस का 9/2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, है ना, और देखो ये अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 9/4, है ना। तो इससे भी आप चाहें तो cos थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कार्टेशियन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। लिखो जल्दी बेटा इसको। अभी देखो बेटा इनके एप्लीकेशन बहुत सामने आएंगे, तो हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन ऑफ लाइन में इनके बहुत बहुत एप्लीकेशन हमारे सामने आएंगे, ध्यान रखना है सारी बातों को। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन करना है, इफ लाइंस r बराबर i माइनस जे प्लस 2k और लैम्डा इंटू 4i माइनस जे प्लस 2k एंड x माइनस 1/4 y प्लस 1/3 z माइनस 2/m आर परपेंडिकुलर, फाइंड m की वैल्यू चाहिए।
समझे ना, m की देखो वैल्यू हमको चाहिए। देखो लाइंस परपेंडिकुलर है तो चाहे तो डॉट प्रोडक्ट से कर लो, क्योंकि b1 डॉट b2 क्या होगा 0। देखो जैसे इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, b1 वेक्टर यहाँ से आ गया, तो इसका पैरेलल वेक्टर देखो b1 वेक्टर क्या हो गया 4i माइनस जे और प्लस का 2k। और देखो इसका पैरेलल वेक्टर यहां से आएगा b2 वेक्टर, ये क्या हो गया बोलो 4i और प्लस का 3j और प्लस का mk। बात समझे ना। अच्छा अब चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्या बना बोलो 16 माइनस का 3 प्लस का 2m बराबर 0, तो 2m प्लस का 13 बराबर 0 और m बराबर माइनस का 13/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या उस कंडीशन को लगाओ। देखो जैसे देखो इससे a1 b1 c1 मिलेगा ना, देखो ये इसका dr क्या हुआ, इसका dr हो गया 4 माइनस 1 2, तो a1 b1 c1 क्या हो गया बोलो 4 माइनस 1 और 2। और देखो इसका a2 b2 c2 इसका क्या हुआ बोलो 4 3m 4 3m। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, तो a1 a2 मतलब 16, b1 b2 यानी कि -3, c1 c2 यानी कि 2m बराबर 0, तो 2m प्लस 13 बराबर 0। देखो m की वैल्यू क्या हो गई -13/2 फिर से आ गई। बात समझे ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब हर चीज दो दो तरीके से यहाँ चलती है, एक वेक्टर मेथड और एक कार्टेशियन मेथड। वेक्टर मेथड थोड़ा इजी रहता है, ध्यान दो। वेक्टर मेथड बेटा जो है ना वो हमेशा ही थोड़ा इजी रहता है। लिखो जरा जल्दी इसको, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया मसालेदार जायकेदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए HD मैथमेटिक्स। तब तक के लिए बाय। अरे बंद हो जा भाई। ओए क्या हुआ, रिमोट खराब हो गया लगता। कोई बात नहीं बेटा, तरीके दूसरे भी अपने पास हैं बंद करने के।